only with a strong regulator. और यह कहना कि रेगुलेटर जो है वो हमारे ऊपर चेक रखता है, आई थिंक दैट इज रॉन्ग. रेगुलेटर इज ए प्रोटेक्टर ऑल्सो. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के उसमें हमने तमाम उसमें देखे हैं 50 के 60 के उसके बाद के भी बहुत से आप जो रिकमेंडेशंस हैं उसको अगर आप देखें तो प्रेस काउंसिल हैज इमर्ज्ड एज द इफेक्टिव रेगुलेटर ऑफ द न्यूज़पेपर्स. आज भी कई मामलों में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो बातें होती हैं, अभी प्रकाश दुबे जी ने कहा कि उन्होंने एक अखबार समूह ने कहा कि हम प्रेस काउंसिल के उसको नहीं छापेंगे, पर प्रेस काउंसिल में उनको एक बात उनकी माननी पड़ी जब उन्होंने अपने अखबारों में अंग्रेजी, हिंदी, मराठी सारे अखबारों में जब उन्होंने संपादक का नाम छापना बंद कर दिया तो इसे प्रेस काउंसिल ने यह निर्णय लिया और उनको आदेश दिया कि आपको संपादक का नाम छापना पड़ेगा, और उन्होंने उसको दोबारा छापना शुरू किया. हालांकि उसमें भी उन्होंने कुछ गड़बड़ियां की, वो बात अलग है. पर यह कहना कि प्रेस काउंसिल बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है पत्रकारिता की रक्षा के लिए, पत्रकारों की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए, ये सही नहीं है. सवाल है समस्या कहां आ रही है? समस्या आ रही है क्योंकि अब देवदूत नहीं रहे और जो लोग हैं वो कुछ और भाषा ही समझते हैं, और प्रेस काउंसिल के पास दुर्भाग्य से वो अधिकार नहीं है. तो मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि प्रेस काउंसिल को, मेरे ख्याल में कई बार हम मीडिया रेगुलेटर की जब बात करते हैं और कई वक्ताओं ने यहां भी कहा कि सरकार मीडिया रेगुलेटर के मामले में अपना हाथ खींच लेती है क्योंकि वो उन बड़ी ताकतों के दबाव में आ जाती है. और दुर्भाग्य से पहले जो ट्रेड यूनियंस होते थे हमारे, वो काफी सशक्त आवाज उठा सकते थे. आज दुर्भाग्य से कई कारणों से उनमें उतनी शक्ति नहीं रह गई है, और इसका लाभ जो है जो दूसरे फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से उठा रहे हैं, और इसका भी खामियाजा जो है हमें प्रेस काउंसिल के शरण में देखने को मिल रहा है. तो सवाल है क्या, कई बार कई जगह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी सजेशन आता है तो प्रेस काउंसिल अब बेकार हो गया, इसको खत्म कर दो. ये हमारा सौभाग्य है कि एक बार ये खत्म हो चुका है, दोबारा ये अभी तक नहीं हुआ. अब हमें ये सोचना पड़ेगा इसको हम सशक्त कैसे करें. सिर्फ भारत में ही जो प्रेस काउंसिल बनाया गया वो पश्चिम की परंपराओं को देखकर बनाया गया. वहां उन्होंने ऑफकॉम बनाया और ऑफकॉम के जरिए उनको इतनी शक्ति दी कि अखबारों पर या अखबार से जुड़े किसी भी लोग पर या अखबार के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, अखबार का जब मैं बात कर रहा हूं मीडिया, टीवी सारे जुड़े हुए हैं इसमें, किसी को भी वो दंड दे सकते हैं और कभी कठोर दंड दे सकते हैं और देते रहते हैं लगातार. अगर आप देखें फेडरल कम्युनिकेशन काउंसिल, वो भी कमीशन, वो भी ऐसा ही करती है. तो सवाल है कि भारत ग्लोबलाइजेशन पे तो जा सकता है, पर ग्लोबलाइजेशन के जो अच्छे ट्रेंड्स हैं उनसे कैसा छूता रह सकता है. हम हर वक्त कहते हैं कि नया रेगुलेटर बनना चाहिए, मीडिया कमीशन बनना चाहिए, फलाना होना चाहिए. हमने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 98 में जब सरकार आई थी तब हमने ये कहा था कि आप प्रेस काउंसिल का दायरा बढ़ा दीजिए. शिवाजी सरकार जी थोड़ा सा संक्षिप्त, मैं चाहता हूं बाकी लोगों की भी सहभागिता. मैं संक्षेप में ही बात कर रहा हूं. प्रेस काउंसिल का दायरा बढ़ा दीजिए. टेलीविजन, इंटरनेट जितने भी हैं सबको इसमें जोड़ दीजिए. प्रेस काउंसिल को अधिकार दीजिए जिससे कोई इफेक्टिवली फंक्शन कर सके. इफेक्टिव प्रेस काउंसिल फॉर ऑल, क्योंकि प्रेस काउंसिल का एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन नए उसमें भी जाएगा, उसका लाभ भी हम ले सकते हैं. और इस तरह से अगर हम एक इफेक्टिव रेगुलेटर बनाते हैं, और ये सबसे आसान काम है, एक छोटे से अमेंडमेंट से ये काम हो सकता है. अधिकार क्या क्या दिए जाएं, प्रेस काउंसिल खुद तय करे वो क्या दिए जाएं, प्रेस काउंसिल की मीटिंग में वो तय कर ले, वो रिकमेंडेशन हम सरकार को भेजें और हमें उस हिसाब से अमेंडमेंट्स करके सारे प्रेस काउंसिल को एक सशक्त संगठन बनाया जाए जिससे कि मीडिया पर भी चेक रहे
और मीडिया पर अत्याचार करने वालों पे भी चेक रहे। आज जो प्रश्न आ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें, वो समस्या न रहे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं। बहुत धन्यवाद आपको मुझे अवसर देने के लिए। धन्यवाद। आपने जो कहा कि सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रेस काउंसिल के ढांचे में भी कुछ बदलाव होना चाहिए। हमारे बहुत सारे परिषद के सदस्य यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि उनमें से कोई बात करे। उसके पहले आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात करें। बिल्कुल, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा साथी इसमें अपने विचार रखें, अपने सुझाव दें। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जब आप बोल रहे हैं तो दूसरे आपको सुन रहे हैं, आपको भी दूसरों को सुनने का कुछ ना कुछ तो दिल होना चाहिए। आलोक जी जब बोल रहे थे, मैं अशोक चतुर्वेदी हूँ, जयपुर से प्रकाशित साप्ताहिक अमर ज्योति का संपादन करता हूँ। पुराना अखबार है, मेरे पिताजी ने एस्टेब्लिश किया था 1948 में। आलोक जी जब बोल रहे थे तब मुझे उर्दू का एक शेर याद आया कि दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। तो ये जान करके आज बड़ा सुकून मिला कि छोटे अखबारी परेशान नहीं है, बड़े भी कुछ परेशान हैं। खैर ये बात तो अलग है। बात चल रही थी डीएम के पावर्स की, शुरू वहां से हुई थी। तो मैं उस बारे में एक बात कहना चाहता हूं जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है, उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। जो प्रेस एक्ट है, पीआरबी एक्ट, उसके अंतर्गत डीएम को यह अधिकार नहीं है कि वो अखबार को बंद कर सके। प्रस्तावित एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ने अपनी एक कमेटी को भेजा था कि वो आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें डीएम की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, वो अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि उसका प्रारूप सर्कुलेट हो गया है, कई राज्यों में उसके प्रावधानों के अंतर्गत काम किया जा रहा है। स्थिति यह है राजस्थान में कि अगर आप अपना नाम सजेस्ट करते हैं नया अखबार निकालने के लिए, तो उस आदमी का पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं वो, जिसका कहीं कोई प्रोविजन नहीं है किसी एक्ट में, अलावा उस एक्ट के जो अब प्रस्तावित किया जा रहा है, लागू करना चाहते हैं लोग। मुझे पता नहीं है कि उस एक्ट पर प्रेस काउंसिल में कभी कोई चर्चा हुई है कि नहीं हुई है, कि वो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो प्रेस की फ्रीडम के लिए बहुत खतरनाक है। जो डीएम ऐसा करते हैं, हम राजस्थान में उसको राठौड़ी कहते हैं। मतलब जो बिल्कुल पुराने जमाने के जो राजा लोग होते थे और जागीरदार होते थे, वो अपनी राठौड़ी में जो कह दिया वो कह दिया, बस हमने कह दिया, वो कानून है, तो वो चलाते हैं। लेकिन उसके तरीके हैं और कोई कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि साहब प्रेस काउंसिल में ही जाओ, हर एक के प्रोविजंस हैं। एक कोर्ट में नहीं तो दूसरे कोर्ट में उसका कहीं न कहीं सॉल्यूशन निकलता है। प्रिंटिंग प्रेस का डिक्लेरेशन को उसको कहते हैं प्रकाशन निलंबित करना, टू सस्पेंड द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर और न्यूज वीकली। लेकिन सवाल यह है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें उसका तरीका यह है कि अब लड़ाई लड़ना वाला जो आदमी है वो कितनी दूर की लड़ाई लड़ना चाहता है, आप कितनी दूर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या किस पॉइंट पर जाके सरेंडर कर देते हैं, उस पर बात जाती है। अगर आप सचमुच लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है अगर उसने गलत निलंबन किया है तो। और एक लड़ाई यूपी के अंदर जहां तक मेरा ख्याल है कि अखबार लड़ रहा है, उसके अखबार का कानूनन वो ठीक बहुत हो सकता है, उस अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया कुछ दिन और उसके बाद उसने दोबारा शुरू कर दिया, नया डिक्लेरेशन भर दिया, चेंजेस जो हुए मालिकाना हक वगैरह में, और वो चलाता रहा। उसके बाद हुआ ये कि एक बार वो कुछ ऐसी खबरें छाप दी कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाराज हो गया, उन्होंने उसका प्रकाशन निलंबित कर दिया। उसके निलंबित करने के बाद उसने कहा कि भाई आप निलंबित कैसे कर सकते हैं। उसने आरएनआई से बात करी, आरएनआई से उसने सर्टिफिकेट ले लिया कि ये वैलिड है अखबार, हमारे यहाँ ये लगातार यहाँ से चल रहा है। कोई नहीं सुन रहा उसकी, वो अब कोर्ट में केस चल रहा है और उसका निलंबन ही चल रहा है अभी तक। अब प्रश्न ये है कि वो उसकी ताकत कितने दिन तक लड़ने की है, उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं, हमारे राजस्थान में धौलपुर से एक अखबार निकलता है, उसके संपादन ने एक आरटीआई के अंतर्गत कुछ सूचनाएं मांगी, कुछ करप्शन से ताल्लुकात रखती थी, और उसमें उसके पास जो सूचनाएं आई उसमें वो
कई सबूत ऐसे आ गए जिनमें वो करप्शन होना साबित होता था। उसने मिनिस्टर को भेज दी, मिनिस्टर ने वापस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दी, उन्होंने एसडीएम को भेज दी, और उसका आखिर में नतीजा ये निकला कि उसको सम्मन जाहिर किए गए कि आपने ये गलत सूचनाओं के आधार पर ये आरोप लगाए हैं, तो आपके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाए, आप फलानी तारीख को फलाने कोर्ट में हाजिर हुई है। और जब वो कोर्ट में जावे तो वो एसडीएम के कोर्ट में, वहां कोई मिले ही नहीं उसको, फिर वो पूछता फिरे कि भाई अब मुझे दोबारा कब आना है। और आखिरी नतीजा जब निकला, जब हमने सरकार से ये पूछा कि भाई आपने क्या पहले ये तय कर लिया है, उसकी जांच हो गई है कि ये इसने गलत सूचनाएं दी, तो उसकी जानकारी दें और किस कानून के तहत एसडीएम इसको बुला रहा है, ये सम्मन जो जारी किया है, अंडर विच एक्ट यू हैव डन इट। धन्यवाद। उसका कोई जवाब आज तक आया नहीं है, लेकिन उसको परेशानी दूर हो गई है, ये तय है। धन्यवाद आपको। तो ये 2-4 चीजें ऐसी है जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रेस काउंसिल को, ये जो प्रेस एक्ट नया प्रस्तावित है, उसके ऊपर प्रेस काउंसिल को भी विचार करना चाहिए। दुख की बात यह है कि प्रेस में भी इसकी कोई चर्चा नहीं है। हमने जरूर एक सेमिनार जयपुर में की थी इसके प्रस्तावित प्रारूप पर और पुराने कंपेरिजन करके। तो ये प्रेस काउंसिल, मेरी काटजू साहब से या जो और मेंबरान यहाँ पर हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है कि आप उस प्रेस एक्ट का अध्ययन करिए, उसके अंदर जो गड़बड़ियां हैं, जो आपको गड़बड़ियां लगती है, हमें तो सारे ही गड़बड़ लगता है, खैर, तो कम से कम उसके ऊपर तो आप अपना मंतव्य प्रकट कीजिए, जिससे कि ये सब हो चुके। ऐसा नहीं है कि वो प्रेस काउंसिल सिर्फ, जैसे आपने कहा कि साहब प्रेस काउंसिल निवेदन करती है राज्य सरकार से, तो ये निवेदन करने की जगह थोड़ा मामला कठोर होना चाहिए। चतुर्वेदी जी 1 मिनट रुके। इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप जिस संगठन से जुड़े हैं वो इसके लिए एक प्रारूप तैयार करके भेजें। आपके जो प्रतिनिधि भारतीय प्रेस परिषद में है वो इस पे वहां पे लेके आए और प्रेस परिषद में उस पर चर्चा हो सकती है, तो बाकी लोगों को आगे हमारे प्रतिनिधि आ गए हैं प्रेस परिषद में, वो कर देंगे। धन्यवाद आपको। हाँ, आप में से प्रेस परिषद का कोई सदस्य के बारे में आइए, आइए, आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आइए। आप बूढ़े नहीं, बुजुर्ग हैं, ये सोच के चलिए। बस कृपया समय का ध्यान रखिए, वरना बीच बीच में मैं बोलूंगा तो कम से कम आधा मिनट और इस तरह से जाएगा। 2 मिनट से ऊपर नहीं बोल। उपस्थित सज्जनों, विषय शुरू में ये शुरू हुआ था, एक सज्जन जो बैठे हैं यहाँ, बैठे हैं, गए चले गए, बैठे हैं, कि अखबार का डिक्लेरेशन का मामला था। मैं माफी चाहते हुए बता देना चाहता हूँ, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 जो इस समय चल रहा है, जो न्याय की बात हमारे साथी कर रहे थे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके सेक्शन 8 में, संभवतः 8, मुझे हो सकता है 1-2 इधर हो, में एक एपीलेट बोर्ड बनता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसमें चेयरमैन साहब होते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, और एक सदस्य नियरेस्ट इस जगह के होते हैं। जैसे दिल्ली में प्रेस काउंसिल है, दिल्ली का ही होगा। वो दिल्ली का इसलिए रखा जाता है कि एकदम इमीडिएट मामला आता है और उसमें एकदम डिसीजन लेना होता है, इसे एपीलेट बोर्ड कहते हैं। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में लिखा हुआ है साफ कि जिस कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के एरिया में आपका अखबार छपता है, उसके सामने जो आप डिक्लेरेशन अपने अखबार का देंगे उसे वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक्ट में लिखा है, एक्ट में लिखा है कि उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको ये पावर नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दे। जो आपने दिया है उसकी जिम्मेदारी पब्लिशर की है, जो वो दे रहा है, गलत दे रहा है, सही दे रहा है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर कर देता है तो आप इमीडिएट एकदम प्रेस काउंसिल का में जो एपीलेट बोर्ड है उसके सामने आइए, उसको आपके अखबार का जो डिक्लेरेशन नहीं स्वीकार हुआ या स्वीकार होते हुए रिजेक्ट हो गया, उस पर एकदम स्टे दे सकती है, एकदम।
और उस स्टे को मानना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए या उस कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के लिए जरूरी है। कोई इसको अपनाता नहीं है और कोर्ट की बात करता है। उसके बाद अगर अपीलेट बोर्ड की भी बात नहीं मानी जाती तब आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपको ये नहीं कहेगी कि आप प्रेस काउंसिल में जाइए। ये कई केसेस सामने है। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता था क्योंकि कहा जा रहा था कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जहाँ तक नए प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट का सवाल है, प्रेस काउंसिल ने थर्ड इस पर विचार किया है और शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी है कि ये प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा डालता है। वो रिकमेंडेशन सरकार के पास विचाराधीन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि आप आए और इसके बाद कोई हमारे युवा साथी अपनी बात कहना चाहें, हम उनके भी विचार सुनना चाहेंगे कि सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता के लिए उनके क्या विचार हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रकाश जी को धन्यवाद अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम के वर्मा है और मैं एक राइटर हूँ और पिछले 10 साल से मैं इस प्रोफेशन को इस देश में परस्यू कर रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कज्जू साहब का, जिन्होंने कल फेसबुक पे ओपन इनवाइट दिया और मैं इनके फेसबुक पेज पे हूँ, जिसके थ्रू मैं आज सवेरे उनको देखा और मैं आया। थैंक यू वेरी मच सर, कज्जू सर। आज नेशनल प्रेस डे है। मैं आपको कहना चाहूँगा, कर्नल राघवेंद्रन जैसा बोल रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल एंड वी ऑल हैव टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। From the very first moment. From the very first moment. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट। इसमें मैं 2 बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जस्टिस वेंकटचलैया ने एक बात बोली है, आई डोंट नो कितने प्रेस वालों ने उसको ध्यान दिया होगा। हम लोग जिस एरा से गुजर रहे हैं अभी, आने वाले दिनों में एक बड़ा मज़ेदार चीज़ होने वाला है और वो है मैन इज गोइंग टू बी इमोर्टल। अगर आप इसका सही मीनिंग समझें तो उसको हमको समझ करके जो आगे कदम उठाना पड़ेगा वो काफी नया होगा। बेसिकली वो पुराने ढांचों से चलकर उसको हम अचीव नहीं कर सकते, न उसको समझ सकते, बिकॉज मैन इज गोइंग टू बी इमोर्टल। और आपके पास जो पॉकेट में मोबाइल है, जो टेक्नोलॉजी, वो अगर एक सिचुएशन आने वाला है जिसका सिंपल वर्ड है सिंगुलैरिटी, अगर वो सिचुएशन आया तो ह्यूमैनिटी कैसे हैंडल करेगा उसको, ये बहुत ही जरूरी है। चूंकि आप लोग पत्रकारिता में हैं, प्रेस में, अगर इसको ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले दिनों में इट विल हेल्प यू। सेकेंड पॉइंट, 2005 में मैं एयरफोर्स में था। आई एम ए विंग कमांडर के वर्मा एंड जैसा कर्नल राघवेंद्रन जी ने बोला, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा, राज्यवर्धन, आप लोग कलम एंड कॉलम के सिपाही हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सिपाही आप लोग एक जैसे सोल्जर्स लड़ाई लड़ता है बॉर्डर पर, आप लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में आजादी पर। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2005 में जब मैंने उसमें बुक में लिखा था तो मैंने एक चीज मेंशन किया, मदर टेरेसा को जब नोबेल प्राइज अवार्ड मिला तो बहुत कम लोग जानते थे कि इस देश में मदर टेरेसा रहती हैं। कहीं ना कहीं प्रेस को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लेना पड़ेगा। और उसके बाद जाकर इंडिया ने, हमारे सरकार ने भारत रत्न का अवार्ड दिया उनको, आपको याद होगा। 2005 में जब मैंने बुक लिखा, मैं सोचा कि मैं ये एक जस्ट एनालिसिस किया हूं एज ए टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नोक्रेट एंड एज ए राइटर ऑफ द फ्यूचरिस्ट।
लेकिन जब इस साल नोबेल लॉरिएट एक पैदा हुआ हमारे देश में, बहुत लोगों को सरप्राइज हुआ। मैंने उनको समझाया कि ये आपकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं प्रेस हैज फेल्ड अस, because press has been unable to recognize the talent. And again I will repeat the words of Colonel Raghavendran Rathore, and that word is, we all journalists, you are young journalists, you are involved with the press, and today we are discussing about the press freedom and press transparency. I feel we must try to find, जैसा उन्होंने बोला, उगते सूरज ढूंढिए, फाइंड टैलेंट, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से। एंड इसमें केवल दो चीज करने होंगे, एक करंट नॉलेज विच यू शुड डू, यू शुड लुक फॉर, एंड सेकंड सर्च फॉर टैलेंट। आई होप इट मेक्स सेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद वर्मा जी। आपने जो उदाहरण दिया, तो दो उदाहरण और आपको बता दूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पहले निशाने पाकिस्तान मिला था और बाद में भारत रत्न, और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद करीब करीब 26 वर्ष बाद आई थी भारत रत्न के लिए। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। आपने जानकारी दी, धन्यवाद। प्रेस काउंसिल के हमारे साथी एस.एन. सिन्हा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। श्री सिन्हा। कितनी देर? 2 मिनट, 3 मिनट? नहीं, जो आप कहते हैं। अब समय का ख्याल रखना जरूरी। बस धन्यवाद। रिस्पेक्टेड जस्टिस काटजू, हमारे दोस्त आलोक जी, प्रकाश जी, कुंदन जी, सारे हमारे सदस्य, मेंबर प्रेस काउंसिल, और दोस्तों, मुझे लगा, पहले मैं नहीं सोच रहा था बोलूं, बट फिर मुझे लगा कि शायद बोलना चाहिए कुछ बात, क्योंकि जो विषय यहां लिखा है वो थोड़ा सा है बहुत इंटरेस्टिंग। ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ वी आर टॉकिंग अबाउट, पब्लिक अफेयर्स एंड रोल ऑफ मीडिया। थोड़ा मैं इसको बदलना चाहता हूं। दिस इज नॉट द राइट thing what we discuss here. Why not we discuss transparency in media itself? Unfortunately we don't do that. बहुत कमी है हमारे अंदर। हम बड़ी ऊंची ऊंची बातें दूसरों के लिए करते हैं। देश से हम एक्सपेक्ट करते हैं, समाज से एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, पॉलिटिशियन से करते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं? आज देश में करीब 90,000 से ज्यादा पब्लिकेशंस हैं। यदि आप जाएं, वो कौन से पब्लिकेशन है? कभी आप सोचिए, दिल्ली में डेली पेपर 5,000 से ऊपर है। और मैं यदि आपको नाम बताऊं, आप हंसेंगे। तो एक अखबार है कुत्ते भौंकते हैं। नहीं, मगर क्यों है ये? कहीं ना कहीं इसका भी सोच होना चाहिए। हम फ्री प्रेस की बात कर रहे हैं, देश में आजादी होनी चाहिए, बट किस बात की आजादी? और वो लोग कर क्या रहे हैं दिल्ली में? उन्होंने एक बहुत बड़ा एक सर्कल बना हुआ है कि आपको जर्नलिस्ट बनना है, आप उनका कार्ड लीजिए 1,000 रुपए में। ऑनररी रिपोर्टर का कार्ड वो देते रहते हैं। वो सब पत्रकार हो गए। उनको ये हक हो गया कि वो किसी के लिए कुछ भी कह लें। और इस जगह पे प्रेस काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है। दुर्भाग्य, माफ करेंगे, हम प्रेस काउंसिल वाले भी इसमें हमने कभी कुछ किया नहीं। थोड़ा सा हम कमजोर पड़ते हैं प्रेस के नाम पे आते ही। हमारे अंदर जब कमी होती है, हम कहते हैं नहीं, छोड़ दो उसको, हम पब्लिक को नहीं बताना चाहते। मुझे अभी एक रिसेंट केस, जब तहलका का केस हुआ था, इज इट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस काउंसिल टू डिस्कस अबाउट दैट? हम क्यों नहीं उस पर एक स्टेटमेंट जारी करते? हम ऐसे बहुत सारी चर्चाएं आई। हमारे फोर फादर्स ने जब सोचा कि इस देश का प्रेस कैसा होगा, तो फ्री प्रेस की कल्पना की उन्होंने, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हुई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अखबारों की आजादी का मतलब बड़े पूंजीपतियों का आजादी
या सिर्फ अखबार चलाने वालों की आजादी होगी, वो आजादी पत्रकारों की आजादी की बात कर रहे हैं। और शायद इसीलिए दोस्तों उस समय जो एक्ट बना, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, उसमें उनकी वेजेस का भी प्रावधान रखा गया कि वेजेस जो तय होंगे वो एक सेटअप के थ्रू होगा, एक वेज बोर्ड के थ्रू होगा। आज कितने अखबार उसको लागू कर रहे हैं? हम लोग जब आए इसमें, मैं 1970-71 में मैंने शुरुआत की, हम लोग को बहुत तनख्वाह नहीं मिलती थी उस समय, 200-300 रुपए की नौकरी पे। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स जब ज्वाइन किया 75 में, आलोक जी आपने भी शायद उसी समय, हम लोगों ने किया दोनों ने, 400 रुपए की तनख्वाह थी सबसे बड़े अखबार में। इट्स नॉट द मैटर ऑफ मनी। आज क्या हो रहा है कि आप पत्रकारों को पैसा दीजिए, उनसे आप अपने मनमाने पीआर कराइए। इन सब बातों पे हमें अपने रोल को सोचना पड़ेगा। हमें अपनी जो प्रेस काउंसिल की पावर्स की बात है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा मोरल अथॉरिटी तभी बनेगा, हम उसको लीगल अथॉरिटी ले या ना ले, मोरल अथॉरिटी हमारी बन सकती यदि हम इसकी भी चर्चा करें कहीं ना कहीं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता रहा हूं कि जब जब इस देश में पॉलिटिकल क्लास पे हमला होता है, तब उनको बहुत सारी चीजें याद आ जाती है। ये एक बड़ा कॉमन है। पेड न्यूज, बहुत चर्चा होती। ये शब्द भी क्वाइन हम ही लोगों ने किया था पहले, प्रेस काउंसिल में ही कंप्लेंट आई थी। पेड न्यूज वर्ड, हमारी यूनियन जो है आंध्र प्रदेश की, उन्होंने ये शब्द निकाला था, पेड न्यूज। आज पूरे देश में चर्चा है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठ गई उस पर, रिपोर्ट भी है बहुत अच्छी। मगर क्यों? मैं पार्लियामेंट में अपीयर हुआ था और मैंने एक ही बात पूछी थी उन लोगों से कि जब हम आपसे कहते थे कि पत्रकारों की आजादी रखिए, तो आप उसके लिए तैयार नहीं थे। तब आप कहते थे नहीं, मतलब एक बड़े सीनियर राजनीतिक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं कि देखिए आप पत्रकारों की बड़ी दिक्कत है, हम एक से अपना लियाजनिंग थोड़ा बहुत बना पाते हैं, दूसरा खिलाफ स्टोरी कर देता है, नहीं तो तीसरा कर देता है। मालिक को हम लियाजनिंग कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम परमानेंट खुश हो जाते हैं उनके लिए। तो वो तब उनको सूट कर रहा था। आज उन्होंने ही जब रेट लिस्ट निकाल दिया कि यदि आपको अपनी खबर छपवानी है तो आपको ये पैसा देना होगा, तो आज उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि उस रेट लिस्ट में उनकी प्रो खबरें ही नहीं है, उसमें एंटी खबरों की भी एक रेट लिस्ट होती है कि यदि आप अपने विरोधी के खिलाफ दूसरा प्रचार करवाना चाहते हैं तो आप इतना पैसा और दीजिए। तो आज तकलीफ हो रही है। तो मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है समय की कमी है, बहुत सारी चर्चाएं, हमें कहीं ना कहीं इन बातों की चर्चा करनी चाहिए कि अल्टीमेटली इस देश में हम कौन सा प्रेस चाहते हैं। क्या हम एक मोनोपोलाइज प्रेस चाहते हैं जो सिर्फ अपने हितों की रक्षा करे, या जो आज हमारे आईएनबी मिनिस्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमें कमीशन वाले चाहिए या मिशन वाला चाहिए। पत्रकारिता इज नॉट ए इंडस्ट्री। ये गलतफहमी हो रही है कि लोग इसको इंडस्ट्री बना रहे हैं। हमको ये मानना पड़ेगा कि ये सोशल काम है, ये बिल्कुल एक मिशन है, और जो लोग सिर्फ मिशन के तौर पे इसको करना चाहें उनको ही अधिकार है कि वो पत्रकारिता करें, बाकी पत्रकारों को हम लोग पत्रकार ना माने। धन्यवाद, शुक्रिया। सिन्हा जी ने एक बहुत दुखती रग पे हाथ रखा है। हमारी साथी सुमन गुप्ता भी कुछ कहना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ सबको समय हो। सुमन गुप्ता, दूसरी बार से दूसरा चांस आया था, उसी समय से आप शुरू कर रहा हूं। अब मैं इसमें दूसरी बात आई थी आपकी मुंबई वाली बात, उसी के बाद मैंने चलिए आप बोलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। यहीं से खड़े होकर आप बोल दीजिए, लोग आपको सुन रहे हैं। माइक आपके हाथ में है। हाथ में था माइक, रख लिए। चूंकि समय कम है और मैं बहुत जल्दी बोलूंगा और आपका समय ले लूंगा। मैं महेश श्रीवास्तव हूं और यहाँ से दुबे जी मध्य प्रदेश का काम देखते हैं, मध्य प्रदेश से हूं।
सागर शहर है और यहाँ वहाँ पर भास्कर का अच्छा दबदबा है दुबे जी के अखबार का। और मैं जो हूँ मैं वैसे पत्रकारिता में स्नातक हूँ, लेकिन पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन ब्रांच मैनेजर हूँ बैंक में। और इससे चूंकि लगाव है तो मेरा बेटा जो कुमार संभव श्रीवास्तव है डाउन टू अर्थ में, उसको आज एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ आया था। और तो बात यहाँ से करना चाहता हूँ कि मैं पत्रकार बनना चाहता था और बैंक में चला गया, और बेटे को मैं एक्टर बनाना चाहता था, वो पत्रकार बन गया। तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो भाई साहब जो पत्रकारिता में जो एक मैं प्रॉब्लम और हल दोनों सुझाना चाह रहा हूं, तो जो प्रेस में हो रहा है वो यही हो रहा है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आपको पता है कि करना क्या है, और दो मापदंड एक साथ चलते रहते हैं, कुछ पर्दे के बाहर, कुछ पर्दे के पीछे। तो इसी मामले में जैसे एक मोरल अपना जो नैतिक दबाव होना चाहिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, इसके बारे में एक मैं जल्दी से एक घटना बताना चाहता हूं कि एमपी में रोडवेज का पहले हुआ करता था, मध्य प्रदेश रोडवेज। उसमें क्या हुआ कि लाइन लगी थी लंबी टिकट लेने के लिए, मैं बहुत पीछे था, लाइन से लगा था क्योंकि पत्रकारिता का जुनून था मेरे अंदर, तो सही बात पे चलना लगता है कि चलूं। तो कभी मैंने ऐसा नहीं जाके कि किसी को दे दिया, ले भाई मेरा भी एक टिकट ले लो, या आगे से जाके हाथ डाल के ले लो। मैं बहुत देर से पीछे खड़ा था, नंबर आने वाला था, इसमें एक आदमी आया और आके और उसने हाथ डाला और टिकट लेना। मैंने कहा मिस्टर पीछे आइए, लाइन में लगिए। बोले आप कौन होते हैं? मैंने कहा मैं लाइन में खड़ा हूँ। बोले हाँ मैं ले रहा हूँ, टिकट यहीं से लूंगा, बोलो क्या करोगे? वो साहब उसने हाथ डाला, टिकट लिया, पूरी लाइन का एक भी आदमी नहीं बोला, काउंटर का क्लर्क नहीं बोला, मैं चुपचाप रह गया। कहां रह गया नैतिक दबाव? भाई साहब नैतिक दबाव हम लोग क्या है कि जो ऐसे लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं, जो नैतिक चीज पे चल रहे हैं, हम उनका साथ ना देके हम उस ताकत के पीछे उसके पक्ष में बोल रहे हैं और उसके साथ हो गए हैं। इस वजह से ये सारा का सारा, जब मैं आलोक मेहता जी हैं यहाँ, जब ये मैं नई दुनिया को पढ़ के पत्रकारिता में मेरा जुनून आया है। अगर थोड़ा सा समय देंगे तो मैं एक पाठक की दृष्टि से बोल रहा हूँ, आप यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, संपादक हैं, प्रेस काउंसिल है, लेकिन अगर आप चाहें कि पाठक क्या सोचता है, देखिए दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोगों को बोलना है, मैं समझ सकता हूँ। तो आलोक मेहता जी के बारे में निकला कि हम इनको जोड़ रहे हैं, इनको देख के जुनून उठा हमें कि क्या पत्रकार लोग क्या करते हैं। फिर किसी के बारे में छपता है तो लिखता है कि यार ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और जुनून उठता था कि पत्रकार करें। लेकिन अब लगता है कि शायद बैंक में चला गया तो ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा हूं। चलो एक और समाधान के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अभी बात आई थी, मेहता जी ने कहा था कि पहले भी था, गांधी जी ने कहा था कि वो अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, आज का युग बहुत अच्छा है, आरटीआई वगैरह आ गया है। जब आरटीआई नहीं थी तब उस समय हम ज्यादा नैतिक थे। उस समय छोटी सी बात की मुद्दा उठता था तो एक आंदोलन बनता था। वो ये नहीं कह सकता जाओ मैं कर रहा हूं क्या कर लोगे, सरकार नहीं कहती थी। पहले होता था कि प्रेस में खबर आती थी तो लोग डर जाते थे हंगामा मच जाएगा, अब लोग कहते हैं हंगामा मच जाए क्या कर लेगा प्रेस। तो हम लोग क्या है कि जो उसके साथ नहीं खड़े हैं जो अच्छा है, हम उस तरफ ज्यादा झुक रहे हैं जहां हमको साथ नहीं देना चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में पहले असत्य के 10 मुख थे, असत्य रूपी रावण के 10 मुख थे और उसको हम जला रहे हैं। आज सत्य रूपी राम के 10 मुख हो गए हैं, हम नहीं पहचान पा रहे सत्य का कौन सा मुख है। श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक केवल सुझाव के साथ, मैं क्लर्क था, क्लर्क से मेरा प्रमोशन ब्रांच मैनेजर के लिए हुआ। मैं क्लर्क के रूप में जब रहता था तो अड़ जाता था हर चीज में, जहां गलत होता केवल लास्ट 1 मिनट लड़ जाता था, मैं हर चीज पे अड़ जाता था कि ये गलत हो रहा है। जब मैं ऑफिसर बना, ब्रांच मैनेजर बना, मेरी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में मुझे जो वहाँ पे मेन वो थे उन्होंने सिखाया कि क्या होता है कि जब आप क्लर्क थे उस समय आप अड़ जाते थे, चल जाता था। अब आप सुपरवाइजर ब्रांच मैनेजर हो गए हैं, अब आपको सोना यदि निखालस चोखा रहेगा तो वो कभी जेवर नहीं बन सकता। अब आपको समझौता करना पड़ेगा। सोने में जब तक मिलावट नहीं होगी तो वो जेवर नहीं बन पाएगा, ऑर्नामेंट नहीं बन पाएगा। भाई साहब पत्रकार लोग जितने नए लोग हैं, आप कभी जेवर मत बनना, निखालस सोना बना रहोगे तो बनाओगे। जिस दिन आप जेवर और ऑर्नामेंट बनना सीखना लगोगे तो उसी जगह आप पहुंच जाओगे, आप अवार्ड ले लोगे, आप प्रेस काउंसिल में पहुंच जाओगे, आप
नेशनल अवार्ड ले लोगे, सभी ले लोगे। भाई साहब, जिसको भी पत्रकारिता करना है लड़के, मेरे युवा, मेरा बेटा, आप मिलावट करने की कोशिश मत करना। आप केवल सोना रहना, जेवर मत बनना, आभूषण मत बनना। थैंक यू वेरी मच। सुमन जी आइए आप। और कोई साथी? मैंने बार बार कहा, इसके बाद आप आ जाइए। आदरणीय चेयरमैन काटजू साहब, मंचस्थ प्रकाश जी, कुंदन व्यास जी, सुमन जी, आलोक जी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप दिखाई नहीं दे रही है, आप ये वाला माइक ले लीजिए। ये वाला माइक देखिए और आप और समय का आप ध्यान रखेंगे, इसका विश्वास है। नहीं मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी। आदरणीय काटजू साहब, प्रेस काउंसिल के चेयरमैन, मंचस्थ पैनलिस्ट प्रकाश दुबे जी, कुंदन व्यास जी, आलोक मेहता जी और इस सभा कक्ष में उपस्थित समस्त विद्वजन, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी ये बात कहते हुए कि देखिए 2-3 प्रश्न जो यहाँ पे उठे हैं और जो हमारा विषय है सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता और प्रेस की भूमिका, कुल मिलाकर के चीज़ें जाकर के वहाँ पे खड़ी होती हैं कि प्रेस का अस्तित्व कैसे बना रहे और प्रेस की ओनरशिप एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है वहाँ पर कि प्रेस की ओनरशिप, जो मीडिया का स्ट्रक्चर क्या हो गया है। जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रेस में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सत्य नहीं आ रहा है, तथ्य नहीं आ रहा है। मैं आज पिछले जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और उसके बाद अब सोशल मीडिया उस पर भी भारी पड़ रहा है, मैं देख रही हूँ कि प्रेस में जो हम एक एजेंडा सेटिंग कौन कर रहा है और एजेंडा सेटिंग करने के बाद हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं। बहुत सारे तबके जो वंचित वर्ग के हैं, जो अपने को जातियों के हिसाब से, सामाजिक हिसाब से और आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो सारे लोग अपने को प्रेस में खासकर ना तो इलेक्ट्रॉनिक में अपनी जगह पा रहे हैं, ना वो प्रिंट में अपनी जगह पा रहे हैं। इसलिए जो वैकल्पिक मीडिया, जो सोशल मीडिया का एक केंद्र है, उसकी तरफ लोग जो है जा रहे हैं, वहाँ अपने ग्रुप बना रहे हैं। तो हम प्रेस को, क्योंकि प्रेस आजकल जो न्यूज़पेपर्स निकाले भी जा रहे हैं, हम लोग अखबार से संबंधित हैं, इसके बावजूद हम पढ़ने के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम तो देखने के लिए अखबार निकाल रहे हैं। 18 से 25 साल के बच्चों के लिए और बहुत हुआ तो 35 साल तक के लोगों के लिए कि वो आए, देखें, अपने कैरियर, अपने पेज देखें और अखबार के अंदर अखबार निकाल रहे हैं। सवाल जिस मिशन की बात हम कर रहे हैं, वो मिशन एक प्रोफेशन के तौर पे जब तक रहे तब तक भी वो समझ में आता है, लेकिन जब वो पूरा व्यवसाय बन गया, जब हम पेड न्यूज़ और इसकी बात करते हैं, तो पेड न्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मीडिया का स्ट्रक्चर क्या बन गया है या क्या है। हम जिन पत्रकारों को आजकल जो भी न्यूज़ आ रही है, आप सेकेंडरी सोर्सेज से न्यूज़ ले रहे हैं, प्राइमरी सोर्सेज की न्यूज़ जो है लगभग आप देखिए बहुत कम न्यूज़ मिलेगी। तो आपको एक ही जैसा इलेक्ट्रॉनिक पे मिलेगा, एक ही जैसा प्रिंट पे मिलेगा। तो हमको इसके बारे में ये सोचना पड़ेगा कि जो ये हम सूचना के इस विस्फोट के युग में भी जो सूचनाओं को छिपाने की आरटीआई भी है, आरटीआई नहीं थी तो भी समाचारों में ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे मामले थे जो प्रेस में आए, मैं बहुत ज़्यादा उसको समय लेकर के उनका उदाहरण नहीं देना चाह रही हूँ, लेकिन आरटीआई आने के बाद आरटीआई आपके हाथ में एक हथियार के तौर पे आया, लेकिन उसका उपयोग, आरटीआई का उपयोग या तो व्यक्तिगत रूप से लोग कुछ कर रहे हैं अपने लिए और या फिर कुछ संगठन के लोग अपने खास उद्देश्यों के तहत कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल प्रेस उतने कर रहा है कि जब वो अपने खास उद्देश्यों के तहत किया हुआ लेकर के मामला हमारे सामने आते हैं, हम उसे पब्लिश करते हैं और फिर उसका जो दूसरा वर्जन है वो हमारे पास फिर नहीं होता है। ऐसा भी सवाल उठता है। तो जो सत्य और तथ्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो प्राइमरी सोर्सेज हम लेकर के चलें, सेकेंडरी सोर्सेज जिस तरीके से आ रहे हैं एजेंडा सेटिंग के तहत, हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। जब तक हम इससे नहीं बचेंगे, ओनरशिप के सवाल और मीडिया के स्ट्रक्चर के सवाल पे जब तक हम नहीं काम करेंगे, तब तक तो प्रेस काउंसिल भी बहुत कुछ नहीं कर सकती। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और बिजनेस ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं अलग अलग करेंगे, उसमें जो सिल्वर लाइन है उसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे, मैं नहीं समझती हूँ कि शायद बहुत बड़ा बदलाव हो पाएगा। इसलिए बुनियादी तौर पे हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू।
आपको पहले ही तालियां मिल रही है, बोले पहले ही। जी नमस्कार आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला। और मैं इस कलम कुल के सबसे छोटे सिपाही की हैसियत से एक चिंता अपनी जाहिर करना चाहता हूँ। अभी परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम निरंजन कुमार मिश्रा और मैं ईआन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता स्नातक कर रहा हूँ। जी, अभी मैं कुछ दिन पहले एक अखिलेश्वर मिश्र जी की एक किताब पढ़ रहा था पत्रकारिता के ऊपर। उसमें उन्होंने लिखा है कि हम पत्रकारों की नियति एक कुत्ते की होती है। अब हमें यह तय करना है कि हमें सड़कों पे भौंक कर जनता को जागृत करने वाला पत्रकार बनना है, कुत्ता बनना है, या मैडम की गोद में एसी गाड़ी में बैठ कर जाने वाला कुत्ता बनना है। तो लेकिन आज की दुविधा यह है कि वो वैसे ही पत्रकार हमें नहीं मिल पा रहे हैं या कहीं हमें नहीं दिख रहे हैं हमें अपने भविष्य के लिए, कि जिनसे हिम्मत लेकर, जिनसे सद्बुद्धि लेकर हम इस मैदान में कूदे और अच्छे पत्रकार बने, जिसके बारे में अखिलेश्वर मिश्र जी ने कहा है कि जो सड़कों पे भूख कर जनता को जागृत करें। एक अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें अहमद बुखारी साहब लखनऊ में गए थे और उनसे एक पत्रकार ने एक तीखा सवाल पूछा। तीखा क्या, वाजिब सवाल था जो इस विषय से सरोकार रखता है, पारदर्शिता से। तो उन्होंने पूछा था कि राम जन्मभूमि में, प्रश्न पे मैं नहीं जाऊंगा लेकिन एक वाजिब प्रश्न था। तो उन्होंने सैयद अहमद इमाम बुखारी साहब ने मंच से उतरकर उसका कॉलर पकड़कर अपने जो उनके शागिर्द थे, उनके जो सुरक्षा गार्ड थे, उनसे बाहर निकलवा दिया। ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं, बार बार ऐसी चिंता जाहिर की जाती है कि, और सर ने कहा कि पत्रकारों की आज़ादी के बारे में माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा था कि फ्रीडम मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी हम सवाल करते हैं तो सवाल के ऊपर हमें जो प्रतिक्रिया मिलती है वो कहीं से भी लोकतंत्र में वाजिब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई, क्योंकि पत्रकारिता को लोकतंत्र के 4 स्तंभों में एक सबसे अच्छी मान्यता दी गई है और उन्हीं स्तंभों से इसे भी तौला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक विधायिका से सरोकार रखने वाले एक नेता की थाली में मक्खी पड़ गई तो 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन उसी लोकतंत्र की एक स्तंभ पत्रकारिता का से संबंधित कोई पत्रकार अच्छा सवाल पूछता है तो उसे ऐसे मतलब क्यों मिलते हैं, ऐसे दंड क्यों मिलते हैं? यही मेरा सवाल था। धन्यवाद। अब तक हम लोगों ने सुनी है बातें जो थ्रेट्स है मीडिया के ऊपर उसकी। अभी हमें देखना चाहिए भास्कर के ऊपर जो हमला हुआ वो हम देख सकते हैं, प्रबंध है। मित्रों, जिस विषय की बात चल रही थी, ये एक दैनिक अखबार है जो नागपुर शहर से और भी कई जगह से प्रकाशित होता है। एक दिन अचानक कुछ लोग आए, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्यों आए हैं। उन्होंने सबसे पहले बाहर आकर, जैसे कि होता है अखबारों के गेट के पास गाड़ियां खड़ी रहती हैं, सबसे पहले उन सब गाड़ियों को तोड़ा। जब वहाँ पे जो गेट कीपर होता है, जो गार्ड होता है, उसने जाके रोकने की कोशिश की तो उसको धक्का देते हुए कुछ लोग गेट पार करके अंदर आए और पूरा का पूरा जो अखबार है, इन दोनों अखबार भी थोड़े बहुत आपने देखा है कि बदलाव के कारण जरा सुंदर से लगने लगे हैं, शीशे लगते हैं, सारे शीशे तोड़ दिए। और ये आप देखिए, ये घटना, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं? चलिए, इसको आप पढ़ तो नहीं पाएंगे लेकिन ये है कि ये पता लगता है कि वहां पर आते ही सबसे पहले क्या काम किया। सबसे पहले वहां के कंप्यूटर तोड़े जिन पर अखबार तैयार होता है। जिन लोगों के हाथ में मोबाइल थे या तो वो छीने या फेंक कर तोड़ दिए। और अभी तक तो ऐसी तकनीक विकसित नहीं हुई है कि लैंडलाइन वाले टेलीफोन से कोई अखबार तैयार हो, लेकिन उन्होंने लैंडलाइन वाले जो टेलीफोन थे वो सारे के सारे टेलीफोन तोड़ने के लिए हॉकी स्टिक और अपने हाथों का सहारा लिया। ये उसके बाद जो सारी घटना हुई है वहां पे छपी। उन लोगों से एक ही बात पूछी जा रही थी कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई एक कारण होना चाहिए। जो लोग अंदर आए थे, जो लोग हमला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उनमें से या तो किसी को पता नहीं था या उनको ये कहा गया था कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें जाकर सिर्फ वहां पर तोड़फोड़ करनी है। और उसमें हमारे कुछ साथी चोट आई, उनको घायल हुए। और उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया, जब भी कोई प्रश्न करते उसके जवाब में अश्लील बातें, गंदी गालियां और
अब चूंकि आपको मालूम है समाज बहुत विकसित हो चुका है, हमारे अखबार में करीब करीब 35% महिलाएं काम करती हैं, और उनमें वो महिलाएं भी हैं जो जिन्होंने विश्वविद्यालय से, एक महिला ने स्वर्ण पदक पाया, पहले नंबर पे आई थी, और उसको जिस तरह से पत्थर फेंक कर मारा गया, किस्मत थी उसकी कि वो पत्थर उसको लगा नहीं। अब आप जिस समाज की कल्पना करते हैं उस समाज में अगर इस तरह से आप हमारी आधी दुनिया को आतंकित करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से काम बहुत कठिन हो जाता है। उसके बावजूद, और इसको आगे बढ़ा दें, ये मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से फोन किया, हम लोगों ने किसी को अपनी तरफ से संपर्क नहीं किया। मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से फोन करके ये पूछा कि आखिर क्या हुआ, उनको जानकारी मिली थी। अब दिलचस्प बात यह है कि यहां से भारतीय प्रेस परिषद का जो दफ्तर है बहुत करीब है, मेरे ख्याल से 5 मिनट की दूरी होगी, इतनी ही दूरी पर वहां पर पुलिस थाना है, लेकिन सूचना देने के बावजूद 20 मिनट से ज्यादा समय लग गया पुलिस को वहां आने में। चूंकि अखबार के दफ्तर में सीसीटीवी लगा है, इसलिए सारी घटना दर्ज हो रही थी, इसका उनको ध्यान नहीं था। पुलिस वाला आया, उसने हमलावर के गले में हाथ डाला और जैसे वो कोई पीड़ित व्यक्ति हो उसको समझा बुझा के बाहर ले जा रहा था। लेकिन अखबार के साथियों ने साहस दिखाया, उन्होंने ये दिखाया कि हम सिर्फ लोगों से ये नहीं कहते हैं कि आप गलत बात का सामना करो। उन्होंने गलत बात का सामना किया और हमला करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने और भी कुछ लोगों को पकड़ा। अब दिलचस्प बात यह है, और एक गुत्थी भी है हम लोगों के लिए जिसको हम समझना चाहते हैं, कि जो लोग हमलावर थे उनमें से 3 या 4 किशोर अवस्था के थे। उन्हें तो इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या कारण था, उनको किस तरह से शामिल किया गया और इस उत्पात में वो क्यों शामिल हुए, अभी तक ये गुत्थी है। दूसरी बात ये कि जब वहां उन लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया तो पुलिस थाने से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप जो प्राथमिकी यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं उसमें ये लिखिए कि एक खास खबर के कारण ऐसा हुआ। हम लोगों ने कहा कि अगर इस तरह से हुआ है तो हमें बताया जाता, हमारे साथियों को बताया जाता। मैं चूंकि बहुत सारे संस्करण रहते हैं, मैं इस घटना के समय नागपुर से करीब करीब 3 घंटे की दूरी पे था। रात में जब पहुंचा तो लगातार पुलिस वाले ये चाहते थे कि आप इस बात का उल्लेख जरूर कर दें। तो मैंने कहा हमें तो पता नहीं, हम क्यों कर दें, हमने मना कर दिया। दूसरे दिन एक चर्च के प्रमुख, एक फादर प्रीस्ट वहां पे आए और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गलत बात है, उन्होंने उसकी निंदा की। अगले दिन कुछ लोग उनके यहां पर पहुंचे और उनको धमकी दी कि आपने इस उपद्रव की निंदा की है, हम आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उनकी एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस आयुक्त ने उनसे यह कहा कि देखिए ये जो मामला है ये पुलिस से तो कोई हल होगा नहीं, आप ऐसा करिए आप अदालत में चले जाइए। अभी तक इसके बारे में सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। जिस अखबार के ऊपर इस तरह का हमला हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नष्ट की गई, उस अखबार की क्या भूमिका होनी चाहिए वो हम लोगों ने स्पष्ट किया है। इसमें आप बताएंगे, थोड़ा इसको बदलेंगे जहां लिखा है। जब ये बताया गया पुलिस की तरफ से बार बार कि हमने एक और इसको बदलिए, ये अलग अलग भाषाओं के अखबार हैं जिन्होंने इस घटना का अपने तरफ से किया है, और इसको बदलिए और बदलिए। हाँ, ये हे प्रभु, आपको मालूम है ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उस अखबार ने एक टिप्पणी दी कि हे प्रभु ये क्यों नहीं जानते, और उसमें यह कहा गया, पाठकों से एक निवेदन किया गया कि हो सकता है कुछ थोड़े से लोग इस तरह की बात करते हों, लेकिन अगर पूरा समुदाय, पूरा समाज, पूरा शहर शांत रहेगा तो ये उपद्रवी और उत्पाती तत्वों के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। ये राय है, और मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता की,
तो हमें एक बात और सोचनी चाहिए कि क्या धर्म, राजसत्ता या इस तरह के किसी मामले को एक बाद की सोची हुई बात के रूप में, आफ्टर थॉट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय प्रेस परिषद ने अपनी आचार संहिता जो लोगों को दी है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन चीजों का नहीं। और अंत में जिस खबर का बाद में सोचकर उल्लेख किया गया, वो खबर सिर्फ हिंदुस्तान के सैकड़ों अखबारों में नहीं छपी, वो इटली में भी छपी, रोम तक गई, वेटिकन में भी गई, दुनिया के यूरोपीय देशों में भी गई और सब लोगों ने पढ़ी है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वो खबर इसके पीछे है। बाकी तो बाद में पता लगेगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, धन्यवाद। इसकी जांच हो रही है कि क्या आगे क्या है? जांच के मामले में सिर्फ यह है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको पहले 2 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिला था, उसके बाद फिर 2 दिन का मिला है, तो ये 2 दिन 17 तारीख को पूरे होंगे, 17 तारीख को फिर वो जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो मोबाइल तोड़े गए या वहां से छीन के ले गए, वो अभी 12 तारीख की घटना के बाद मेरी जानकारी के हिसाब से आज सवेरे 10 बजे तक उनमें से एक का भी पता पुलिस नहीं लगा पाई। धन्यवाद। ये सिर्फ शर्मनाक बात नहीं है, घटना नहीं है, लेकिन इट्स ए वार्निंग टू एवरी न्यूज़पेपर एंड एवरी सिटीजन। डेमोक्रेसी में जो है हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फीलिंग जिनको है, इनके लिए एक बड़ी वार्निंग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना कभी भी होती है तभी प्रेस काउंसिल शुड इमीडिएटली रिएक्ट टू इट, not only issue a statement, but in the past we have sent the inquiry commissions and the committees also to various places, whether it has been done now or not. It has been, आपके यहाँ की कोई इंक्वायरी कमेटी आई है प्रेस काउंसिल की, या तो कोई भारतीय प्रेस परिषद के बाद ये जानकारी है, उन्हीं के सहयोग से दिखाई जा रही है। I think the press council should suo motu take the action on this. Chairman साहब, ना इसके बारे में we should. ये परिषद के अपने निर्णय के अधिकार की बात है, तो उसके बारे में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। बाकी और कोई साथी बोलना चाहे? मैं चाहता हूँ आइए, आप आइए। मंचस्थ कुंदन व्यास जी और प्रकाश दुबे जी, मैं नीरज सोनी हिंदुस्तान समाचार में उप संपादक हूँ, और मार्कंडे काटजू जी प्रेस परिषद के अध्यक्ष। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। मेरा आज का जो ये विषय है, इसके एक दूसरे पक्ष की तरफ आप लोगों को ले जाना चाहूँगा जिस पे अभी तक चर्चा कोई नहीं हुई है, खास करके या तो सोशल मीडिया। आज जो सोशल मीडिया का जो स्वरूप आज जो हमारे सामने है, इसके एक दूसरे पक्ष में शायद अभी हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाता, या उसके नियमन की आवश्यकता। सोशल मीडिया का जो एक दूसरा पक्ष है, उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं, उसके नियमन के लिए उसके नियमन पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। शायद प्रेस परिषद के दायरों में इतना विस्तार किया जाए या कोई अलग से निकाय बनाया जाए। अभी हाल ही में हमारे सामने कई इसके नकारात्मक प्रभाव भी आ चुके हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक घटना हुई, एक लड़की ने शायद फेसबुक पे कुछ डाला था, उस पे वहाँ शिवसेना के समर्थकों ने भी बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया। फिर उसके बाद मानवाधिकार आयोग ने भी इस पे संज्ञान लिया था, फिर उनको शायद मुआवजा भी दिया गया था। तो एक तरह से जो ये पारदर्शिता है और ये स्वतंत्रता है, हम इसके जो दूसरा पक्ष है सोशल मीडिया, इससे नियमन तो होना चाहिए। नियमन के लिए भी ना तो कोई निकाय है, ना तो स्वतंत्रता के लिए है। आखिर वो उसका दायरा समय के हिसाब से अभी जो वर्तमान समय है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कुछ ऐसे संस्थान या ऐसे निकाय तो होने चाहिए। या तो प्रेस परिषद का दायरा बढ़ाया जाए ऐसे मामलों के लिए। आज देखा जाए तो लगभग जितनी भी मिनिस्ट्री हैं या जितने भी विभाग हैं, उनको एक तरह से सोशल मीडिया को उन्होंने एक दर्जा दे दिया है, और खास करके उनके आधिकारिक फेसबुक पेज भी बन गए हैं, ट्विटर पेज हैं। लेकिन इसके लिए किसी तरह का नियमन हमारे लगता नहीं कि किसी तरह का कोई नियमन है ना। तो इसमें लोग अपना एक तरह से अपना जो स्वरूप है उसको है कुछ और सोशल मीडिया पे लोग दिखाते कुछ और है। हम है कुछ और, लेकिन सोशल मीडिया पे हम
या तो न तो मैं भी दिग्भ्रमित हो सकता हूं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं उस पर क्या दिखला रहा हूं। तो आज इसके नियमन की एक बहुत आवश्यकता है। इसमें मुझे नहीं पता अभी तक क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए। ये मेरी एक चिंता थी जो मैंने आप सबसे व्यक्त की है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मैं कुमार संभव डाउन टू अर्थ मैगजीन में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ और एक छोटी सी 2 पॉइंट में बोलना चाह रहा था। अभी पुरस्कृत हुए हैं, आपको अभिनंदन आते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि युवाओं की आपने बात बोली थी कि युवा आए और बहुत सारे युवा बैठे भी हुए हैं, तो एक और बहुत सारे वरिष्ठ संपादक भी हमारे साथ हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता कि युवाओं को जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें जर्नलिज्म एथिक्स बहुत सिखाए जाते हैं। हमारा एक प्रॉपर सेक्शन होता है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, अखबार में काम करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे आपको एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपका एक मैनेजमेंट होता है, एक एडिटोरियल होता है, आपका एक बॉस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और उनका कई बार टॉप डाउन अप्रोच होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप सवाल करना शुरू करते हैं तो आपको ऊपर से ऐसे बोला जाता है कि आप इसमें छोड़ दीजिए। जैसे कि आपने एक स्टोरी करी और आप बोलते हैं कि ये कब छपना है, कहाँ छपना है, क्यों छपना है, आपसे बोला जाता है इन सब सवालों पर मत पड़िए, आप काम करिए, अपनी खबर फाइल करिए और आपका काम खत्म है एज अ रिपोर्टर। इस तरह के चैलेंजेस आपको आएंगे बहुत सारे, पर क्योंकि यहाँ पर पत्रकारिता के विकास की, स्वतंत्रता की बात हो रही है, आप लोग सवाल करिए। सवाल करना आपको सिखाया जाता है पत्रकारिता में। आप बाहर सवाल करेंगे, अंदर भी सवाल करिए, अपने संपादक को सवाल करिए, अपने बॉस को सवाल करिए, सवाल करने से मत रुकिए। उसी तरह से पत्रकारिता का स्तर बढ़ेगा और वही आपको कितना भी टॉप डाउन अप्रोच हो, धीरे धीरे आप पहल करेंगे, एक डेमोक्रेटिक न्यूज रूम्स बनेंगे उस तरह से, जहां यंगस्टर की भी आवाज़ सुनी जाएगी और उनको भी उसी तरह से एडिटोरियल डिसीजन लेने में और उनको बराबर हिस्सा मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं वरिष्ठ संपादकों से भी कि इस तरह के न्यूज़ रूम बनाने के लिए आप लोग भी मेरे ख्याल से पूरा प्रयास कर रहे होंगे और वो होगा। दूसरी बात, मैं बधाई देना चाहूँगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए इन अवार्ड्स के लिए। इस तरह की कैटेगरीज जो आप लोगों ने चुनी है, रूरल जर्नलिज्म की, डेवलपमेंट जर्नलिज्म की, फोटो जर्नलिज्म की, उर्दू जर्नलिज्म की, ये किसी और राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड्स में नहीं है। इस तरह की कैटेगरीज होती भी हैं तो वो या किसी एक बड़े अखबार की ग्रुप उसको अवार्ड देता है या कोई बड़ा एनजीओ उस ग्रुप को देता है, उनका अपना अपना एजेंडा होता है। ये एक ट्रूली डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये अवार्ड चुने गए हैं, जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन झारखंड के पत्रकारों का भी मिलेगा, डाउन टू अर्थ जैसी मैगजीन का भी मिलेगा और मुख्य धारा की आउटलुक जैसी मैगजीन का भी मिलेगा। तो जिस तरह से ये प्रोसेस करी गई है, जिस तरह की कैटेगरीज रखी गई हैं और जिस तरह के अवार्ड्स मिले गए, मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने नहीं दिया अवार्ड राजा राम मोहन राय कैटेगरी में, क्योंकि आपको नहीं मिला उस तरह का कोई कैंडिडेट जो सबसे बड़ा अवार्ड था इस कैटेगरी में। तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आशा है कि इस तरह से ये प्रोसेस और आगे बढ़ेगी और जर्नलिज्म और ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक बनेगा। थैंक यू सो मच। यू आर द लास्ट वन, कम ऑन। मेरा नाम रजत तिवारी है और मैं यहाँ स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन का पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर जो चर्चा का विषय है सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता और प्रेस की भूमिका। तो जब लोकतंत्र के 4 स्तंभों की व्याख्या की गई थी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस, तो प्रेस का काम था कि इन तीनों खंभों की निगरानी करना। लेकिन आज सवाल उठ खड़ा हुआ है कि प्रेस की भी निगरानी की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के बीच प्रेस ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। उसका एक कारण पेड न्यूज भी है, जिसके ऊपर यहाँ पर काफी चर्चा हुई है। तो हमने जो अपनी विश्वसनीयता खोई है उस पर कहीं ना कहीं प्रेस को भी सोचना होगा कि जो जनता और प्रेस के बीच में जो खाई पैदा हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि उसके कई सारे कारण जनता के मन में, क्योंकि कई बार कई पत्रकार भी संदिग्ध पाए जाते हैं, तो जनता के मन में पत्रकारों को लेकर भी कई सवाल हैं, लेकिन हम उनके जवाब कभी जनता को नहीं देना चाहते। इस कारण काफी खाई पैदा हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमको भी सोचना होगा, पारदर्शिता हमको भी बरतनी होगी। धन्यवाद, आप लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ पर बोलने का। वेरी नाइस, वेरी ब्रीफली। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद कि मुझे मौका दिया गया। मेरा नाम पवन कुमार खन्ना है। मैं भारतीय विद्या भवन से MA जर्नलिज्म का छात्र हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्ते। आज जिस विषय पे बात हो रही थी, सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता,
मेरा मानना ये है कि पारदर्शिता के आयामों की चर्चा यहाँ पे बहुत हो चुकी है। हम युवा पत्रकार हैं, मैं भी इसमें बिल्कुल नया हूँ, मुझे शायद क ख ग सीखना बाकी है, अभी मुश्किल से मुझे 3 महीने ही हुए हैं शायद। लेकिन जिस प्रकार यहाँ प्रबुद्ध वर्ग के काफ़ी लोगों के सुना जाना, आज जिस प्रकार का जो माहौल चल रहा है, राजनीतिक विश्लेषक बहुत अच्छी तरह व्याख्या करते हैं विषय की, और सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है आज। अभी कुमार संभव जी ने कहा कि सवाल पूछना बहुत जरूरी है पत्रकार के। दूसरों के बारे में राय मत दीजिए, अपनी राय मैं अपनी राय दे रहा हूँ। मैं मुख्यतः खुद भी सवाल पूछने में बहुत विश्वास रखता हूँ, और पत्रकारों को अगर विश्वसनीयता के साथ अपनी बात रखनी है तो जिस प्रकार पेड जर्नलिज्म की बात हो रही थी, उससे काफी कोसों दूर जाना होगा, और युवा वर्ग को इससे बहुत दूर रहना होगा। अगर आज हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो ये हम अपनी नैतिकता के साथ समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। कृपया मैं सभी युवा वर्ग के अपने सभी मित्रों को ये कहना चाहूँगा कि इन बातों का ध्यान रखते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे विद्वान हैं जिन्होंने बातें कही हैं, उनका सभी आयामों से ध्यान दें। धन्यवाद, नमस्कार। लास्ट वन। मैं फूल मित्तल पंजाब से हूँ, मालवा में अखबार निकालता हूँ। पारदर्शिता की बात हुई थी तो छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ भी, अगर पारदर्शिता से हमने काम करना है तो हमें कोई ना कोई सपोर्ट भी पीछे से चाहिए। तो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बात करना चाहता हूँ। 3 साल पहले एक किताब छपी है, रेगुलर मार्केट में आ चुकी है, वो 2 एडिशन उसके मार्केट में आ चुके हैं, इंटरनेट पे भी आ चुकी है, दूसरे अखबारों में भी छप चुकी है। लास्ट ईयर एक लेख मेरे अखबार में छप गया राखी के संबंध में, तो उसके महीने में मेरे ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं एक ही धारा के ऊपर। एक ही धारा को लेकर 7 मुकदमे, बाघापारा पुलिस स्टेशन, भीखी पुलिस स्टेशन, शाहकोट पुलिस स्टेशन, मानसा वगैरह वगैरह। जब कभी हम बात करते थे किसी अधिकारी से भी, एक ही मामला है, एक ही अखबार में खबर छपी है, लेख छपा है, तो उसके ऊपर डिफर मुकदमे दर्ज क्यों हैं? तो कहते हैं जी हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। तो यही मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या इस मामले में हमारी प्रेस काउंसिल कभी फ्यूचर में मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? धन्यवाद। आप पहले शिकायत कर दीजिए प्रेस काउंसिल में। फटाफट 1 मिनट टाइम। सबसे पहले तो नमस्कार। भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्केंड काटजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं झारखंड से आया हूं, मेरा नाम कॉर्नेलियस मिंज है। क्योंकि यहां बात हो रही है सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता पर, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि मीडिया को निष्पक्ष, स्वतंत्रता और उनकी पारदर्शिता के लिए जाना जाता है, लेकिन आदिवासी मामले में, क्योंकि मैं एक आदिवासी हूं और आदिवासी मामले में आदिवासी अभी भी पत्रकारिता को निष्पक्ष, स्वतंत्रता या पारदर्शिता के रूप में नहीं देखते। इसीलिए मैं 2-4 बिंदुओं पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दिल्ली से जो भी पत्रकारिता होती है उसमें भी आदिवासी मामले को लिखा जाना चाहिए, और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े संपादक हैं जो उनके संपादकीय आते हैं उसमें भी आने चाहिए। भारत में आदिवासियों की आबादी 12 करोड़ है, और ये एकमात्र ऐसी जाति है जिसे धर्म के नाम पे नहीं जाना जाता। 47 यहाँ पे MP हैं ST, 599 यहाँ पे विधायक हैं ST कोटा से आते हैं, उन लोग कोई आवाज नहीं उठाता, MP भी आवाज नहीं उठाते, और यहाँ की पत्रकारिता भी आवाज नहीं उठाती। CNT एक्ट कहता है आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी किसी भी कीमत पे नहीं ले सकता, लेकिन आप जाइए झारखंड में, वहां पे आदिवासियों की संख्या अभी मात्र होगी 26%। कैसे होगी? अगर वो आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें क्या आदिवासियों की गलती है? बाहर से आदिवासी अगर जाके जमीन नहीं खरीद सकते तो 70% आबादी कैसे 26 में बदल गई? ये भी यहाँ की मीडिया नहीं लिखती है। आज प्रेस काउंसिल दिवस के अवसर पर मैंने अपने खबर मंत्र में, शुक्रिया कि मुझे ये अवार्ड दिया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने लिखा है, वहां से मेरे एडिटर ने फोन किया, कहा कि तुम्हारा आलेख मैंने लिख दिया है, छाप दिया है, उसमें मैंने पूरी नेगेटिव बातें लिखी हैं। मैंने ये लिखा है कि 1 से 10 पोजीशन जो होते हैं उसमें क्यों आदिवासी पत्रकार संपादक नहीं बन सकता, सीनियर और वगैरह वगैरह वो काम करते थे पहले। अभी रांची आकाशवाणी के परमानेंट अनाउंसर है, उन्होंने कहा कि लास्ट डेट तुम्हारा बचा है 4 दिन, तुम भेजो, एंट्री मारो अपने आप को, क्यों तुम्हारे पर टैलेंट है नहीं है वो बात की बात है, पहले अपने आप को तो भेजो, वहां पे एंट्री कर दो, सिलेक्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात। जैसे यहां से एक खबर आई
मेरे मेल पे, मैंने सबसे पहले उन्हें बताया, वो खुशी के मारे 1 किलो लड्डू मेरे घर पे लेके आए। इसीलिए लेके आए क्योंकि पहली बार उन्होंने कहा था और पहली बार में ही सिलेक्शन हुआ और आदिवासी को पहली बार मिल रहा है। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आदिवासी मुद्दे 12 करोड़ की आबादी है। कृपया यहां से आप लोग दिल्ली से लिख दें, क्योंकि ये मामला बिल्कुल जनसंख्या जनगणना कॉलम पे है। मैं क्षमा करेंगे अगर यहाँ जैन और बुद्धिस्ट होंगे तो। इस बार का 2011 में जो काउंट हुआ है उसमें जैन धर्मी अपने कॉलम में लिखे हैं 85 लाख, आदिवासी 1 करोड़ 25 लाख भरे हैं, फिर भी उनको धर्म देने में दिक्कत हो रही है। अगर संपादकीय में, अगर यहाँ के आप लोग जो पत्रकार हैं अगर यहाँ से लिख देंगे तो दबाव बन सकता है और ये हो सकता है, क्योंकि 12 करोड़ की आबादी को बिना धर्म पे रखना कहीं से ठीक नहीं है। उनके कानूनों को कानून ही नहीं माना जाता, उनके कानूनों को कानून ही नहीं माना जाता, जबकि संविधान में वो प्रावधान है। क्यों कानून नहीं माना जाता? अगर निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, तो आदिवासी मामले को झारखंड का एक भी अखबार नहीं लिखेगा। लिखता क्या है? झारखंड का सीएम कामचोर है, निर्बल है। बता दूं, हिंदुस्तान में 7 जो चीफ मिनिस्टर हैं एसटी हैं। सिक्किम में जाके देखिए, वहां तो 100% लिटरेसी है ना। कोई अखबार नहीं लिखता कि आदिवासी का मुख्यमंत्री होते 100% वहां की लिटरेसी है, तो वो अखबार कम से एक्सप्लेन तो करे। उनको ये कहना चाहिए कि यहाँ का सीएम जाके सीख क्या है, कैसे स्टेट चलाना होता है। लेकिन नहीं, उल्टा क्या लिखते हैं? सीएनटी एक्ट विकास में बाधक है। मैं आपको गिना दूं, जहां सीएनटी एक्ट नहीं है वहां के आदिवासियों की स्थिति हमसे और ही खराब है, तो फिर कैसे वो बाधक हो सकता है? अभी यहाँ पे एसपीटी एक्ट को खत्म करने की बात हो रही। मैं एक लाइन उसे बता दूं, उसमें असभ्य जब अंग्रेजों ने बनाया था तो संतालों को कहा, यहाँ हो सकता है मेरे बिरादरी कोई संताली होंगे तो जानेंगे और नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, बता दूं मैं, असभ्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसको अभी जो सरकार बनी है वो सभ्य, क्योंकि सभ्य मुख्य धारा में जुड़ गए ना, अब सभ्य सब जगह को उसको हटा दे रही है। जैसे वो कानून हटेगा पूरा जमीन लूट ली जाएगी, पूरी जमीन लूट जाएगी। लेकिन कोई अखबार तो लिखे, क्योंकि 12 करोड़ की आबादी को आप ऐसे तो नहीं मार सकते ना, ऐसे तो नहीं मारा जा सकता है। वो तो हमारा अखबार, देखिए, हो सकता है कि जो अखबार चलाते हैं वो खिलाफ में हो सकता है कि संपादक खिलाफ में हो, लेकिन पत्रकार क्योंकि निष्पक्ष और सार्वजनिक मामले जो पारदर्शिता की बात होती है, मैंने वही सब बात कही। अगर किसी को खेद पहुंचा तो क्षमा करेंगे, क्योंकि ये पूरा 12 करोड़ के आदिवासी यही सोचती है, जिसको मैंने यहाँ मौका मिला था तो मैं बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मित्रों, बहुत समय हो गया है और इसलिए बाकी लोगों से हम क्षमा मांगते हैं कि उनको अवसर नहीं देंगे। हमारे साथी मिंज को इतना बता दें कि यहाँ बैठे सभी लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय के साथ निरंतर अन्याय हुआ है। देश के आज़ादी के 4 दशक बाद पहली बार एक कैबिनेट मंत्री बना था पूर्णो संगमा, 4 दशक बीतने के बाद। तो ये सब लोग जानते हैं, इसके बारे में लिखा जाना चाहिए, अलग से कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक बात के लिए और भी क्षमा मांगूंगा कि इतनी देर तक ये कार्यक्रम चला और इतने अच्छे ढंग से लोगों ने इसमें सहभागिता की कि भोजन का समय हो जाने के बावजूद हमारे सारे लोगों को काफ़ी देर तक बैठना पड़ा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुद्दे यहाँ पे उठाए गए हैं कृपया उनको भोजन के समय ही मत भूल जाइएगा, इसके बाद भी याद रखिए और उन पे आगे आप स्वयं क्या कर सकते हैं, लोगों के सहयोग से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। On behalf of the Press Council of India, I am grateful to the panelists and participants for very fruitful deliberation we had on the subject. We look forward for your active participation next year too. Now, before departing, I invite all of you to partake lunch with us.